एबॉर्शन के हवाले से आप हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं और आप 3 प्रोग्राम्स जो है वो देख चुके हैं। अब एबॉर्शन का ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है doctor.com और गायनेकोलॉजिकल इश्यूज के हवाले से हम इसमें बात करते हैं। डॉक्टर हिना मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, एबॉर्शन के हवाले से हम पिछले प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और ये पार्ट 4 है हमारा। और जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि अगर प्रीवियस प्रोग्राम आप मिस कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर doctor.com का फोल्डर मौजूद है जहाँ पर डॉक्टर हिना के तमाम शोज मौजूद हैं। आप वहाँ जाके गाइडलाइन दे सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि पहले थोड़ा सा एबॉर्शन को दोबारा से थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अबॉर्शन या मिसकैरेज जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग एंड टू अ प्रेगनेंसी। एक बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी सीरियस इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे प्रेशियस प्रेगनेंसीज वेस्ट हो रही हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं ख़वातीन, उनके लिए ये एक बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत फुल ऑफ एंग्जाइटी पीरियड होता है। और बाकी हम डिटेल में इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, मतलब कि आफ्टर द ट्रीटमेंट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं और नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा, मैं अब चाहूँगी कि हम इस एपिसोड में ये बात कर लें कि भाई एबॉर्शन हो गया, सब हो गया, अब करना क्या है इसके बाद? अब करना ये है, सबसे पहले ये होता है कि एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ वेरी इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक, तो उसमें ये होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट पे। और वैसे भी नॉर्मली भी अगर देखा जाए, अगर एक औरत प्रेग्नेंट होती है और जब उसका वो प्रोसीजर से गुजरती है एक चाइल्ड बर्थ के, तो उसके बाद हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे होते हैं उसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। जैसे परप्यूरम जो होता है वो टाइम पीरियड होता है 40 डेज़ का आफ्टर डिलीवरी। इसी तरह अबॉर्शन के बाद भी परप्यूरम होता है 40 डेज़ का, और एग्जैक्टली उसी तरह से उसको काउंट करते हैं जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद करते हैं। इसमें मैटरनल ब्लूज होते हैं। मैटरनल ब्लूज का मतलब ये होता है कि मदर डिप्रेशन के फेजेस से गुजरती है और दूसरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं। कभी कभार ये साइकोसिस तक चला जाता है। तो इसमें हम कभी कभार अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम साइकेट्रिक हेल्प लेते हैं या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जहाँ पे अबॉर्शन या मिसकैरेजेस होते हैं वहाँ पे थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स वैसे ही हो रहे होते हैं, एक हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं औरत के अंदर, और समटाइम्स कुछ फैमिलीज़ में फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो लोग भी आ रहे होते हैं और वो बातें इस तरह की कर रहे होते हैं। तो शी इज़ यूजुअली अंडर लॉट्स ऑफ प्रेशर और बहुत स्ट्रेसफुल वो फील कर रही होती है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में एक बहुत अच्छी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसल करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग और वो उसी सारी चीज़ों के बारे में बातें करते रहें उससे, या वो सोचती रहे, बेहतर ये है कि वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करे ताकि उसका जहन बटे और वो जहन खाली ना रहे उसका, और वो बजाय इसके कि वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहे, वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करे। लाइक एक्सरसाइज करे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। बॉडी भी रिलैक्स होती है, बॉडी का स्ट्रेस भी ख़त्म होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी ख़त्म होता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी बहुत हेल्प आउट करती है। अगर उसकी कोई हॉबीज़ हैं तो उसको उसमें इन्वॉल्व होकर रहना चाहिए, और जो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जो भी वो कर सकती है उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड थिंकिंग कि उसके साथ क्या हुआ है और आगे क्या होगा। दिस विल नॉट हेल्प यू, ये फर्दर आपकी चीज़ें ख़राब करेगा इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू आउट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ आपको डॉक्टर आपकी सिर्फ समझा सकती है, बता सकती है, करना आपको खुद ही पड़ेगा। आपको अपनी विल पावर के साथ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको हैंडल करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यही बात जो डॉक्टर हिना ने बहुत क्लियरली आपको बताई, स्ट्रेस वाली, कहते हैं कि कंसीव करने के लिए आपको मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला। इट्स गेम ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की गेम है, और हॉर्मोन्स उसी वक्त सिक्रीट होते हैं जब आप प्रॉपरली सोते हैं, आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। तो अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल कॉज मोर प्रॉब्लम देन। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फिर क्या प्रिकॉशंस हैं? सबसे पहले तो आप एक दफ़ा इस अबॉर्शन के फेस से जो उसकी ट्रीटमेंट है, सर्जिकल या मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट की गई है, उस फेस से एक खातून गुजर चुकी हैं। अब सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें होता ये है कि कभी कभार कपल अपने आप को ब्लेम करने लगता है। वही इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, और ब्लेम गेम्स स्टार्ट हो जाती हैं। फैमिली जो है वो जो प्रेग्नेंट खातून थी उनको ब्लेम करने लग जाती हैं। कभी कभार जो पेशेंट है वो खुद अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है। तो सबसे पहले ये स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, क्योंकि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे इसको प्रिवेंट करने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं था जो आप करते तो वो प्रिवेंट हो जाता। तो ये जो होने वाली चीज़ थी एक नेचुरल चीज़ थी, जो भी उसका कॉज था वो ढूंढने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ थी जो होने वाली थी और वो हो गई। तो ब्लेम करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उसका ये है कि आप अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन या जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है आप उनसे डिस्कस करें। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का आता है। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग हम अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ये होता है कि आप जब अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करते हैं तो वो सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं कि आपका अबॉर्शन क्यों हुआ। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई रीज़न नहीं होता है अबॉर्शन का। इवन यंग कपल्स होते हैं, हेल्दी कपल्स होते हैं और अबॉर्शंस हो जाते हैं। जैसे हम पहले कॉजेज डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से कोई ना कोई कॉज कभी प्रेजेंट हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉजेज नहीं होते, कोई कॉज नहीं होता। अननोन रीजंस की वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं एंड दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। स्पेशली अगर एक ही अबॉर्शन हुआ है तो फिर उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती और उसको इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप अपने आप को रिलैक्स रखें एंड यू कैन प्लान द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। और फिर लेकिन उससे पहले अगर कोई आपकी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में आप करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है या किसी और मिनरल या विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो हम उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं फूड सप्लीमेंट्स दे के, और कुछ ऐसे हेल्दी हैबिट्स आपको बताते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स रेगुलेट रहते हैं और आपकी मतलब एक्सरसाइज की हैबिट्स और लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसकी वजह से बहुत हेल्प आउट होता है आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। सो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, तो दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। एंड सेकेंडली फिर आपका ये होता है कि नेक्स्ट टाइम एज सून एज यू मिस योर पीरियड आप फ़ौरन अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएं और उनको बताएं, और एज सून एज यू फाइंड आउट यूर प्रेग्नेंट उसी वक्त से आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और ताकि डे 1 से आपकी सारी कंडीशंस मॉनिटर होती रहें और आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहें, या कोई भी ऐसी कंडीशन है या कोई बीमारी है जो कि कंट्रोल करना ज़रूरी है, लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, एज़मा होता है, एपिलेप्सी होती है, कोई भी आप मेडिकेशंस ले रही हैं तो उनके डोजेजेस एडजस्ट हो जाएं, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कंट्रोल हो जाए, तो फिर उसके बाद यू कैन कैरी ऑन विद योर प्रेगनेंसी स्मूथली फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स, और उसका आउटकम भी इंशाल्लाह फिर हेल्दी होता है। सही। अबॉर्शन के कितने मंथ के बाद प्लान कर सकते हैं? आपको कोई इतना ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इतना गैप एटलीस्ट देना चाहिए कि आपकी बॉडी, आपकी जो फिजिकली एंड मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि आपकी बॉडी फिजिकली प्रिपेयर हो जाए, आपके हार्मोन्स जो हैं वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाए, और आपकी फिजिकली एंड मेंटली एंड इवन इमोशनली यू आर प्रिपेयर्ड टू हैव अनदर बेबी। तो उसके लिए आप देख लें, आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस करें, वो जब आपको एडवाइस करती हैं और आप खुद कब फील करती हैं नाउ यू आर फीलिंग गुड, हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली एंड यू वांट टू हैव अनदर प्रेगनेंसी, तो आई मीन यू कैन प्लान अ प्रेगनेंसी एज सून एज पॉसिबल। उसमें कोई ऐसा इतना कोई गैप देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अब किसी का मिसकैरेज हुआ होता है, दिमाग में ना एक चीज़ फंसी हुई होती है, दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए। ये खातून की अपनी सोच होती है
कहते हैं कि इस सोच को बदलने की तो ज़रूरत है, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि एक खौफ होता है, और उस खौफ के मारे भी क्या किसी का अबॉर्शन हो सकता है दोबारा से? नहीं, खौफ की वजह से तो नहीं हो सकता, लेकिन अनड्यू स्ट्रेस अगर वो लेगी तो इट्स नॉट गुड फॉर हर एंड नॉट गुड फॉर द ग्रोइंग बेबी। तो ये होता है। और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इज नॉट वेरी कॉमन, हार्डली 1%। मतलब कि 1% लोगों में ऐसा होता है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा होता है। और अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, मतलब कि अगर बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, फिर उस कपल को इन्वेस्टिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस पेशेंट को हम बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में। तो उस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे डायग्नोज करते हैं, उस जो भी कंडीशन होती है उसको ट्रीट करते हैं, फिर बताते हैं पेशेंट को कि उसे नेक्स्ट कब कंसीव करना चाहिए। अगर ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ये कि अबॉर्शन हुआ है, तो फिर उसको हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और 99% केसेस में नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसका आउटकम बहुत हेल्दी होता है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉल्व कर देता है। तो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, यू नीड टू बी वेरी हैप्पी। और उसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा कि आप कोई अपने सोने में, खाने में गलतियाँ तो नहीं कर रहे। आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करना पड़ेगा अपने आप को, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग। कहते हैं ना, आप जब फारग होते हैं तो आपके जहन में नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो आप यू शुड स्टे एंड डू सच पॉजिटिव थिंग्स कि आपका माइंड बिल्कुल खाली नहीं हो। So this is very... जी डॉक्टर हिना, आज जो आपने बातें बताई उससे जो एक मेन चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ये कि आपका अपना, यानी खातून का अपना पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो सराउंडिंग है उसका भी एक एटीट्यूड होता है। हर घर में ऐसा नहीं होता कि लोग ईजिली ख़वातीन को छोड़ दें या उनको ब्लेम ना करें। जब ब्लेम गेम आता है तो सारा का सारा हम देखते हैं हमारे माशरे में ज़्यादातर जगहों पे ख़वातीन को ही ब्लेम किया जा रहा होता है। हाय, तुमने ही कुछ किया होगा तभी ये अबॉर्शन हो गया, तुम्हारी ही गलतियाँ थी, तुमको चली गलत थी ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप इससे जितना दूर रहेंगे और जितना उन खातून को सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर है, उतनी उसकी नेक्स्ट फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हस्बैंड की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली जब आप काउंसलिंग करते हैं तो सिर्फ आप पेशेंट की काउंसलिंग नहीं करते, आप कपल की काउंसलिंग करते हैं। और अगर पॉसिबल होता है और इफ़ शी इज़ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो आप फैमिली वालों की भी काउंसलिंग करते हैं साथ में। तो हाँ, ये भी एक डॉक्टर का प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, एज अ पार्ट ऑफ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो है कि लोग कंबाइंड फैमिलीज में रहते हैं, तो यहाँ पे फुल फैमिली की काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा ये एक सिलसिला रहा है एबॉर्शन के हवाले से। ये आज चौथा प्रोग्राम था जो आपने देखा, और यहाँ पर एबॉर्शन का जो एक कंप्लीट हमने जो है बात उसके हवाले से कर ली। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यहाँ पर व्लॉग एंड हो रहा है, तो शिकफा यास्मीन को और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।